वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 2, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है पीपीसी का पार्ट थर्ड ए मैंने बना के दिया था आपको, जिसमें कि मैंने आपको पीपीसी एक्सप्लेन किया था पूरा, उसका शिफ्टिंग, रोटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट थर्ड बी जरूर देख लें। ये है पार्ट थर्ड भी ये चलने वाला है। पार्ट थर्ड का ए जरूर देख लें। इससे पहले मैंने ए पार्ट इसका बनाया हुआ है, वो थर्ड का ए जरूर देख लें, जिससे कि आपको थर्ड का भी अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, पीपीसी का यूज करके हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को समझेंगे। ठीक है, तो पीपीसी जो कि आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है ना। नॉर्मली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमीज होती हैं। हर एक इकोनॉमी की 3 प्रॉब्लम है। कौन कौन सी है? व्हाट टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू बी प्रोड्यूस और फॉर हुम टू बी प्रोड्यूस। ये 3 प्रॉब्लम्स होती है, मेजर प्रॉब्लम। तो पीपीसी का यूज करके हम इन तीनों प्रॉब्लम्स को आज समझना चाहेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं कैसे इसका पीपीसी का यूज करके हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है इसमें व्हाट टू बी प्रोड्यूस, क्या बनाना है। तो क्या बनाना है, आपने देखा था जैसे पीपीसी के अंदर नॉर्मली हम दो प्रोडक्ट लेते हैं, या दो गुड्स लेते हैं, या दो कमोडिटी लेते हैं, गुड एक्स गुड वाई। और उसमें क्या होता है कि अगर मुझे 100% रिसोर्सेज यूज अगर मैं करता हूं, तो उससे या तो मैं गुड एक्स ही कंप्लीटली पूरा बना सकता हूँ। अगर पूरा रिसोर्सेज में एक्स पर फोकस कर दूं तो केवल एक्स का ही प्रोडक्शन होगा। और अगर मैं केवल वो वाई पर पूरा फोकस कर देता हूँ तो गुड वाई ही होगा। माने जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनसे मैं केवल एक ही गुड बना सकता हूँ, जिसके लिए मुझे दूसरे वाले का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मैं फुल यूटिलाइज माने पूरा फोकस एक ही गुड पे करता हूँ। या फिर आपने दूसरा कॉम्बिनेशन ये देखा था कि अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों का प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, मैंने एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे किसी दूसरे वाले का प्रोडक्शन जो है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां उसके जो रिसोर्सेज होंगे उन रिसोर्सेज को मैं गुड वाई पर अप्लाई करूंगा। जैसे कि ये मैंने एक कर्व बनाया हुआ है, पीपीसी कर्व। इस पीपीसी कर्व में एक्स एक्सिस में मैंने वीट लिया हुआ है जो कि टन्स में है, और वाई पर मैंने क्लॉथ लिया हुआ जो बेल्स में दिया हुआ है। मैंने ये देखा कि अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज, सारे फैक्टर प्रोडक्शन को केवल वीट पर ही फोकस करता हूं, माने सारे रिसोर्सेज से मैं केवल वीट ही प्रोड्यूस करता हूं, तो उसके लिए मैं मैक्सिमम 6 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस कर सकता हूं एक इकोनॉमी के अंदर। ऐसे ही अगर मैं सपोज दैट कि अगर सारे का सारा पूरा का पूरा जो रिसोर्सेज है उसको वीट पे ना लगा के अगर मैं क्लॉथ पर फोकस करता हूं, तो मैक्सिमम 12 बेल्स में बना सकता हूं, प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो मैक्सिमम मैं इसमें 12 बेल बना सकता हूं अगर पूरा रिसोर्सेज में या पूरे फैक्टर प्रोडक्शन वाई पर सेंट्रलाइज कर देता हूं, सॉरी क्लॉथ पर। और अगर वीट पर करता हूं तो 6। ये जो एडी कर्व है ये मेरा पीपीसी कर्व है। एडी माने जिस पर मैं 100% या तो वीट प्रोड्यूस कर रहा हूं या 100% क्लॉथ बना रहा हूं अपने सारे रिसोर्सेज के साथ। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि थोड़ा सा मैं गेहूं मतलब वीट गेहूं भी कल्टीवेट करूं, कुछ क्लॉथ भी बनाऊं, तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन कम करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं देखूं ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट क्या कहता है कि मैं जो क्लॉथ है उसकी 10 बेल्स बना सकता हूं और 2 टन वीट मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये एक एफिशिएंट रिसोर्सेज है। ठीक है, या मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि पॉइंट सी आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि मैं वीट का प्रोडक्शन को 4 टन और क्लॉथ का प्रोडक्शन जो है वो कितना 6 टन में, 6 वेल्स में बना सकता हूँ। ये एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होगा। मींस कि जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को इस तरीके से मैंने यूटिलाइज किया है जिससे कि मैं एक इकोनॉमी के अंदर दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। कर्व मैंने बनाया, समझाया, इसका एक्सप्लेनेशन आपको सेल्फ लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम क्या है आपका, वो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू टेक्निक, मेथड्स। मींस किस टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं। आपने देखा था हाउ टू प्रोड्यूस में दो टेक्निक होती हैं, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, तो किस टेक्निक को मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये जो एक्स एक्सिस है मैंने यहाँ पे वीट लिया हुआ है, वाई पर मैंने क्लॉथ लिया हुआ है।
ये मेरा पीपीसी कर्व है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, पीपीसी कर्व है। ये मैंने पॉइंट लिया हुआ है ई, जो पॉइंट है मेरा ई, ये ई जो है वो इसका इनसाइड है, ठीक है, कर्व के इनसाइड है। इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज मेरे पास अंडर यूटिलाइज है, जो मेरा पोटेंशियल है, पोटेंशियल माने एबिलिटी, कैपेबिलिटी, या कह सकते हैं जो मेरी क्षमता है, जो मेरा लेवल है, उस लेवल से मैं कम प्रोडक्शन कर रहा हूँ, माने मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं मैं पूरा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ये आपको पॉइंट ए और सी दिखाई दे रहे होंगे, जो कि ये बता रहे हैं कि अगर मैं इन रिसोर्सेज को ढंग से यूज करूँ, मतलब 100% या फुल यूटिलाइज इसको करता हूँ रिसोर्सेज को, तो उससे मैं ए और सी जो पॉइंट है, माने वीट और क्लॉथ दोनों का कॉम्बिनेशन में ले सकता हूँ, माने ये भी बना सकता हूँ और इसमें ये भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनका बेस्ट या एक अच्छा यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइंट बी। बी का मतलब है कि मैं इक्वली वीट और क्लोथ का प्रोडक्शन कर सकता हूँ उन्हीं गिवन फैक्टर्स के साथ, ठीक है, अगर मैं अपनी टेक्निक को, एक अच्छी टेक्निक को यूज करता हूँ तो, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये वाला एक्सप्लेनेशन, सेल्फ आपको लिखना है इसका। नेक्स्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर आपको पता है कि किसके लिए बना रहे हैं, आइदर रिच के लिए बना रहे हैं या पुअर के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। आपकी इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर हैं, या तो आपका पुअर सेक्टर है या फिर आपका रिच है, तो दोनों में से किसके लिए बना रहे हैं। तो ये पीपीसी कर्व आपको दिया हुआ दिख रहा होगा, ये वीट है, ये क्लॉथ है, ये ए बी कर्व मैंने ड्रॉ किया हुआ, और इसके ऊपर जो है ये शिफ्ट राइटवर्ड जो हो रहा है, ये क्या है, ये सीडी कर्व है। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, क्या है ये जो सीडी कर्व है, इसके बारे का इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर एक इकोनॉमी को मैं केवल रिचर ओरिएंटेड होके बना रहा हूँ, तो रिचर पर्सन जो है वो अपनी ज्यादा सेविंग्स करते हैं, ज्यादा उनके पास इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी होती है, वो अपनी इकोनॉमी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो रिसोर्सेज बनेंगे वो रिसोर्सेज उन ज्यादा मेरे पास अवेलेबल होंगे, माने पीपीसी जो कि इंडिकेट हायर लेवल ऑफ द पोटेंशियल आउटपुट, ये हायर है, ये उससे ऊपर आ रहा है, तो ये क्या है, हायर लेवल है, सी एंड डी। when savings and investment are high because distribution of income is in the favor of rich, ठीक है ना, क्योंकि इनकम और इनकम ज्यादा होगी रिच पर्सन की, तो उसकी सेविंग्स ज्यादा होगी, जब सेविंग्स ज्यादा होगी तो उससे इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा आएगा, जब इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, आपको दिख रहा है ना, ये आपके जो ये वाला कर्व है आपका ए बी कर्व है, वो शिफ्ट हो रहा है किसमें, आपका सीडी में। ये कब हो रहा है, जबकि कोई भी रिच सोसाइटी के अकॉर्डिंग या रिच इकोनॉमी के अंदर हम बात करते हैं। लेकिन ये जो पीपीसी कर्व है आपका ए बी, जो ए बी पीपीसी कर्व है, इसमें पीपीसी इंडिकेट्स लोअर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट when savings and investment are low because distribution of income is in the favor of a poor। ये होता ना एक प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाली जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी के अंदर बनी हुई है, रिच के पास ज्यादा इनकम है, पुअर के पास थोड़ी कम है। तो ये जो है, ये पीपीसी कर्व जो बताया मैंने ए एंड बी, ये लो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है, इसलिए ये पुअर के फेवर में है, ये वाला जो ये पुअर के फेवर में है, और ये सीडी जो है वो रिच के फेवर में है। तो अगर मैं अनइक्वल की बात नहीं करता हूँ, इक्वलिटी की बात नहीं करता हूँ, तो उसमें मैं क्या करूंगा, ज्यादा प्रोडक्शन की बात करूंगा इकोनॉमी में, तो ये जो होगा वो सीडी ओरिएंटेड हो जाएगा, माने प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अगर मैं इक्वलिटी की बात नहीं करता हूँ, इक्वलिटी समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, इक्वलिटी का मतलब है जहां पर पुअर और रिच दोनों सेक्शन को इक्वली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक दोनों को, ठीक है, केवल सी और डी किसको ज्यादा मिल रहा है, केवल रिच पर्सन को ज्यादा मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर या इकोनॉमी के अंदर अनरेस्ट वाली एक स्टेज तैयार होगी, ठीक है। तो नॉर्मली ये आपको फॉर होम टू प्रोड्यूस ध्यान रखना है, रिच के लिए बना रहे हैं, पुअर के लिए बना रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करना है इसको। नेक्स्ट है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। फुलर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है कि जितना भी मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, मैं उसको 100% तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फुलर एज वेल एज द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये पॉइंट पी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, क्या आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने वीट है, ये क्लॉथ को लिया हुआ है, ठीक है।
ये P क्या है, ये P का मतलब है कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को मैं 100% कैपेसिटी के साथ यूज कर रहा हूँ और मैक्सिमम आउटपुट कर रहा हूँ। फुलर एज वेल एज द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, हमें दो चीजें आ रही हैं, फुलर मीन 100% और एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब है मैक्सिमम, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा मैं रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूँ। यहाँ मैंने दो पॉइंट लिए हुए हैं, ये पॉइंट आपके इसके इनसाइड दिखा रहे होंगे, इनका आप नाम लिख लीजिए, कोई भी सी और डी नाम लिख लीजिए या बी और सी लिख लीजिए, बी और सी, ये दो पॉइंट हैं। ये जो दोनों पॉइंट है ये मैंने इस जो पीपीसी कर्व है, इस पीपीसी कर्व से अंदर दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज या इनएफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज मींस कि जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मैं उसको 100% एबिलिटी के साथ यूज नहीं कर रहा हूं, जिससे कि मेरा प्रोडक्शन है वो अंडर यूटिलाइज्ड है पीपीसी के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेने की बात करूं तो जैसे इंडिया है, इंडिया में जितना भी पॉपुलेशन है, मैं 100% अगर पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देता हूं, मींस एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी होती है, तो उससे क्या होगा, बी और सी पॉइंट मींस कि अंडर यूटिलाइजेबल रिसोर्सेज वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है। इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम, ये एग्जांपल ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है कि जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं, वो रिसोर्सेज का अगर मैं कुछ अपडेट वर्जन, मींस वो जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज मेरे पास और उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये मेरा जो एवी कर्व है, ये वीट है, ये क्लॉथ है, ये एवी कर्व है, माने पीपीसी कर्व जो दे रखा है एवी, ये क्या है, इनिशियल रिसोर्सेज है, माने जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है मैं उसी से बात हम कर रहा हूँ। लेकिन अगर सपोज दैट में जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी है, मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है, अपडेट टेक्नोलॉजी आ जाती है, अच्छे रिसोर्सेज के साथ में अगर उसको काम कर रहा हूँ, तो उससे मेरा जो ये ए बी कर्व है वो सी और डी में कन्वर्ट हो जाएगा या शिफ्ट हो जाएगा, इसको शिफ्टिंग ऑफ कर्व कहते हैं, मैंने आपको बताया था, ये शिफ्टिंग ऑफ कर्व हो जाएगा, ठीक है। व्हीट और क्लॉथ दोनों का ही प्रोडक्शन ज्यादा होगा अगर रिसोर्सेस मेरे पास अपडेट हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है, मींस उतने ही रिसोर्सेज में अगर थोड़ा सा ग्रोथ मैं करके चलता हूँ, ठीक है, तो उससे मेरा जो प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया। इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, ठीक, और उम्मीद है पूरा ये पीपीसी जो है ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम पीपीसी का यूज करके सेंटर प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड,